Hello dear student. So today we will discuss outcomes of democracy part 2. ओके, इससे पहले एक पार्ट हमने डिस्कस किया है, तो डेमो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का ये पार्ट 2 है। यानी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे कि डिलेमा किस चीज़ पे होता है, कंफ्यूजन्स क्या है डेमोक्रेसी में, यानी जो उनकी क्वालिटीज़ बताई गई है, तो उन क्वालिटीज़ में कुछ लोगों को उनमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। यानी हम ये चीज़ समझेंगे कि हम गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इन टर्म्स को समझना है कि इन टर्म का मतलब क्या होता है। ये जो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट, इनका क्या मतलब होता है। तो देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अ गवर्नमेंट, इट हैज टू बी एफिशिएंट, इफेक्टिव, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट। वन बाय वन वी विल डिस्कस these terms. When we talk about efficient government, then we can say an efficient government should be well organized, ठीक है, well organized, ठीक, resourceful, competent and capable of governing the country in the best possible way। ठीक है, कहने का मतलब एक एफिशिएंट गवर्नमेंट कैसी होती है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, बहुत अच्छी तरीके से संगठित गवर्नमेंट होती है, रिसोर्सफुल गवर्नमेंट होती है, इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं मैनेज करने के लिए कंट्री को वो सारे होते हैं। कॉम्पिटेंट यानी प्रतिस्पर्धी जिसको बोलते हैं, जैसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में वर्ल्ड से अपने आप को कंपटीशन फेस कर पाए, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट हो। एंड कैपेबल ऑफ गवर्निंग कंट्री, देश को चलाने की क्षमता हो, इन द बेस्ट वे, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी सबसे अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को देश को चलाना आना चाहिए। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो देश को चलाने में सक्षम हो। अब देखिए इफेक्टिव, प्रभावशाली, ठीक है, इफेक्टिव गवर्नमेंट कौन सी होती है। देखिए, अ गवर्नमेंट एबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी विदाउट डिले एंड इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ इट्स सिटीजंस। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज को बिना किसी देरी के पूरा करे, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट यानी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। कहते हैं गवर्नमेंट में आपने देखा होगा योजनाएं तो बन जाती हैं, बहुत सारी जो प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, वो बनती रहती है, लेकिन उन प्लानिंग्स और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो सालों लग जाते हैं। यानी कोई अगर रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, या कोई ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट है, या कोई डिफेंस का प्रोजेक्ट है, ये पास हो जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जो एक एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है वो इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी डिले नहीं करती है, वो सही समय पे इम्प्लीमेंट करती है और अपने सिटीजन्स को उसका बेनिफिट देती है, ठीक है, टाइमली। देखिए, नेक्स्ट है अकाउंटेबल गवर्नमेंट कौन सी होती है, यानी जो उत्तरदायी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जवाबदेह। देखिए, आंसरेबल टू इट्स सिटीजन, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो हर एक मामले के लिए, कि हर किसी मैटर के लिए, हर एक अपने डिसीजंस के लिए, ठीक है, अपने सिटीजन्स के प्रति आंसरेबल हो। यानी अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है और उससे सिटीजन्स जवाब मांगते हैं तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, आंसरेबल रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट हम बोलते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट जैसे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है तो क्या वो अकाउंटेबल होती है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है, तो क्या वो अकाउंटेबल है, यानी उसकी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जो कर रहा है वो सही, उस पे उसके जो सिटीजन्स हैं क्वेश्चन नहीं उठा सकते,
ठीक है, वो आंसर नहीं देगा। ठीक, तो इसलिए वो गवर्नमेंट जो है आंसरेबल नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है आंसरेबल भी होती है, अकाउंटेबल भी होती है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कौन सी होती है? देखिए, जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, जो जिम्मेदारी से काम करने वाली गवर्नमेंट होती है, वो अपने सभी डिसीजंस जो है मेजोरिटी को ध्यान में रख के लेती है। यानी जो मेजोरिटी ऑफ सिटीजंस हैं उनको ध्यान में रख के लेती है। यानी टेक डिसीजंस व्हिच आर गुड फॉर मेजोरिटी ऑफ सिटीजंस। यानी वो कोई भी डिसीजन लेगी जिससे देश के अंदर के अधिक से अधिक लोग सेटिस्फाइड हों और उन डिसीजंस को एक्सेप्ट करने वाले हों, तो वही डिसीजन वो लेते हैं। क्योंकि अगर मेजोरिटी सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ कम लोगों के फायदे के लिए कोई डिसीजन लिया जाता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये एक ड्रॉबैक होता है और लोग उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, उसको आलोचना करते हैं। ठीक है, तो हियर a responsible government take decisions which are good for majority of citizens. Okay, तो यहाँ मेजोरिटी को ध्यान में रख के लेते हैं। यानी मेजोरिटी का मतलब यहाँ आप ये मत समझ लीजिए कि कोई कास्ट या कास्ट की मेजोरिटी या किसी रिलीजन की मेजोरिटी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ सिटीजंस, यानी कोई भी हो, कितने ज्यादा लोग किसी डिसीजन को मानने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे डिसीजन उनकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब लेजिटिमेट टर्म्स का मतलब समझ लीजिए, लेजिटिमेट क्या होता है? अ लॉफुल गवर्नमेंट, अ लॉफुल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो लॉफुल हो, यानी वैध हो, लीगल गवर्नमेंट हो और कानून से चलती हो। ठीक है, कानून से चलने वाली गवर्नमेंट। ठीक है, लॉफुल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ लेनी चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ नेगोशिएशंस एंड डेलिब्रेशंस सो कॉज डिले। देखिए, जो ये डेमोक्रेसी होती है ना, ये नेगोशिएशंस और डेलिब्रेशंस पे पूरी तरह से निर्भर है। कहने का मतलब इसमें बातचीत और विचार विमर्श, जिसको हम बोलते हैं डेलिब्रेशन ना, विचार विमर्श, नेगोशिएशंस यानी बातचीत। यानी नेगोशिएशंस और डेलिब्रेशंस ये दो टर्म ऐसे हैं कि इनमें टाइम लगता है। कोई भी चीज बातचीत करके, ठीक है, विचार विमर्श करके, इसके बाद फिर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें क्या होगा? देरी होगी, डिले होगा। ये जो डिले होता है ना, इस डिले से हमारे देश के सिटीजन्स को, यानी किसी भी देश के जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है सिटीजन्स को, इससे बेशक प्रॉब्लम होती है डिले होने से, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है डिले का। कोई भी डिसीजन जो होता है, अगर डिले होता है उस डिसीजन में, तो वो डिसीजन ज्यादातर लोगों को एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि उसमें गलतियों की संभावनाएं नहीं रहती, जो मिस्टेक्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। तो इसलिए जो डिले भी है तो डेमोक्रेसी का एक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी रखता है। इसलिए डिले नुकसानदेह नहीं है उतना ज्यादा, क्योंकि इससे गलतियां होने से बच जाती हैं। ओके, आगे हम देखते हैं, सम पीपल कंपेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी जो एक डिलेमा होता है कि विच इज बेस्ट, है ना। तो अब देखो यहाँ पे आपका वो आंसर मिलना शुरू होगा जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो डिलेमा है, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट गवर्नमेंट क्या होती है ना। ये सारी चीजें आपको मालूम हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको अब जो है डिलेमा जो था वो क्लियर होना स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम इफ वी कैन compare between democratic and non-democratic government by several standards, so
वी कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर आइए यहाँ पे करते हैं। देखिए यदि हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसके बेसिस पे डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वी एक्सपेक्ट गुड गवर्नमेंट बट नॉट डेवलपमेंट because in practice democracy did not fulfill this expectation। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेटिक रूल्स से चलने वाली जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है। और जो डिक्टेटरशिप टाइप्स की गवर्नमेंट होती है उनमें आपको हायर ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो लेकिन ये एक सिंगल कारण की वजह से, सिंगल रीजन की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं, क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं। जैसे कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, यदि हम पिछले 50 सालों की देखें तो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा आ गई है, ठीक है, लेकिन ये एक सिंगल कारण की वजह से हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। A democratic government can achieve higher rate of economic growth and democracies fail to get it, but this alone cannot be reason to reject democracy. As we have studied in economics, the economic development depend on several factors। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का, उसके लिए कुछ अदर फैक्टर्स जो होते हैं, कुछ और फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी अगर आप ये कहें कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाने के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत साबित होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे वर्क करती है और इसमें इक्वलिटी को प्रमोट करती है, और अन्य जो इसके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं उनके लिए बेटर होती है, ना कि ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेटिक नहीं है उनका डेवलपमेंट अच्छा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ अन्य फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि कंट्रीज, वो फैक्टर होते हैं कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, यानी जो कंट्री का पॉपुलेशन साइज क्या है, यानी जनसंख्या कितनी है कंट्री पे और उसके रिसोर्स कितने हैं, ठीक है। नहीं, अगर कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर डेवलपमेंट की स्पीड कम होगी। ग्लोबल सिचुएशन कैसी है? क्योंकि आज की डेट में किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंटरलिंक्ड है दूसरे कंट्रीज पे, ठीक है। तो इसलिए ग्लोबल सिचुएशन जैसी होंगी वैसा डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से आपका कैसा कोऑपरेशन है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट कैसा पड़ता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, और डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्री ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन सी प्रायोरिटीज उन्होंने लागू की है अपने देश में, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वी कैन नॉट से डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट हैज सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी तो नहीं लेती, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, सेवरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अच्छी गवर्नमेंट है। यानी सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं, इक्वलिटी को प्रमोट करना, ठीक है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है,
और इकोनॉमिक जो गैप है लोगों के बीच में, रिच एंड पुअर, उसको मेंटेन करना। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारे इसके पॉजिटिव आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आगे हम लोग देखेंगे यदि हम रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इस बेस पे ये चेक करें कि डेमोक्रेसी इज गुड और नॉट, ठीक है, तो आइए देखते हैं। वी चेक डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो देखिए, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। ओके, जैसे कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी को प्रमोट करती है। ओके, यानी कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकली इक्वल है। अब यहाँ पे प्रमोट तो इकोनॉमिक तौर से भी करती है, इकोनॉमिकली भी प्रमोट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है उसको पाने में असमर्थ है या उसमें फेल साबित हो रही है। ठीक है, जैसे कि democracies are based on political equality but we find growing economic inequality। देखो, पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है लेकिन जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ठीक है, देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी एंड इन इंडिया the poor are in majority but a small number of ultra rich enjoy highly disproportionate share of wealth and income। अब देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट से आप क्लियर कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है, यानी जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। और इंडिया में अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में पुअर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट बनाता है वो कौन बनाता है? पुअर्स बनाता है। तो ये किसकी गवर्नमेंट हुई? पुअर्स की गवर्नमेंट हुई ना, क्योंकि पुअर्स ही तो उनको वोट दे के बनाते हैं, क्योंकि वोट तो सभी के इक्वल है। ठीक है, वोटिंग सबको इक्वल करनी है, वेटेज वोट का इक्वल है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है वो पुअर कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रपोर्शन ऑफ वेल्थ एंड इनकम की बात करें तो वहां पे कुछ स्मॉल अल्ट्रा रिच पर्सन है, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा इनकम और वेल्थ है। तो ये एक ड्रॉबैक है जो कि डेमोक्रेसीज में है, और इसको कहीं ना कहीं कम करने में ये जो गैप है, वेल्थ का गैप, इनकम एंड वेल्थ का गैप, रिचनेस का गैप पुअर्स और रिच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसको कहीं ना कहीं पाने में, इस गैप को कम करने में डेमोक्रेसीज उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी पुअर्स की है लेकिन फिर भी पुअर्स और पुअर होता जा रहा है, और जो रिच है वो रिच होता जा रहा है। जो नेशनल इनकम है, देश की इनकम है, उसमें रिच का प्रपोर्शन ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जबकि पुअर्स उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इन बांग्लादेश हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। बांग्लादेश में, अकेले बांग्लादेश में उसकी कम से कम आधी पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी में रहती है, गरीबी में जीवन जी रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं, वो इस बात की गारंटी नहीं होती है कि इकोनॉमिकली सभी जो लोग हैं वो इक्वल बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक है, यदि हम बात करें अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी डेमोक्रेसी में
जो सोशल डाइवर्सिटी होती है, सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो इसको कैसे अकोमोडेट किया जाएगा, यानी इसमें अकोमोडेशन हो पाता है कि नहीं हो पाता, ठीक से लोग रह पाते हैं। तो वी कैन से accommodation of social diversity in democracies is good। ठीक है, डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, यानी वी कैन एक्सपेक्ट सोशल अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, we can expect because we have seen accommodation policy of Belgium to accommodate different ethnic population। हमने पिछले चैप्टर में बेल्जियम का एग्जांपल देखा, जहाँ पे जो अकोमोडेशन पॉलिसी थी, जो कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके हिसाब से जो उन्होंने सेटलमेंट बनाया था कि डच और फ्रेंच दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आसानी से गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम कह सकते हैं कि अकोमोडेट किया जा सकता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, वही अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आपने देखा कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो हम अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बोर्ड में। ठीक है, तो देखिए in democracy it is necessary to respect differences। ठीक है, डेमोक्रेसी में जरूरी है कि डिफरेंसेस जो अंतर है, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट किया जाए। अंतर से मतलब डिफरेंसेस से मतलब ये है, डिफरेंसेस मीन सोशल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है, और डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेसेस, नस्ल पे। ठीक है, यानी जितने भी डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, ठीक है, कम्युनल हो, रेस के अकॉर्डिंग हो, जेंडर हो, एजुकेशन, जितने भी डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हावी ना होने दिया जाए। अगर कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है तो हमें उसको रेस्पेक्ट करनी है, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है तो हमें उसकी क्रिश्चियनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मुस्लिम या इस्लामिक रिलीजन फॉलो करता है तो उसकी इस्लामिक रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, तो उनके रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो कास्ट होती है, कास्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होगी तो वो अकोमोडेशन नहीं हो पाएगा, एक साथ लोग नहीं रह पाएंगे, ठीक है, अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हमें एक दूसरे के जो डिफरेंसेस है उनको सम्मान करना चाहिए। यानी आपका इस्लाम धर्म है बहुत अच्छा है, ठीक है, हिंदू है बहुत अच्छा है, हिंदू रिलीजन बहुत अच्छा है, क्रिश्चियन बहुत अच्छा है, मतलब हमें एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। और आपको अपने रिलीजन पे, अपनी कास्ट पे डिवोशन रखना है, लेकिन दूसरे को के ऊपर डोमिनेट नहीं होना है, दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं, यानी अकोमोडेशन हो सकता है डाइवर्सिटी में भी, यानी विभिन्नताओं में भी एकता हो सकती है, अनेकता में एकता हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि जो सोशल डिफरेंसेज हैं उनको एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है, देखिए एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन। अब आपको मालूम है बेल्जियम में तो फ्रेंच और डच लोगों ने अपना सेटलमेंट कर लिया, ठीक से वहाँ पे सब कुछ सेटलमेंट हो गया। लेकिन जो श्रीलंका का केस था उसमें जो सिन्हाला स्पीकिंग और जो और दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, वो जो उनकी जो सेटलमेंट था वो नहीं हो पाया, जिससे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जो तमिल स्पीकिंग थे और भी जो थे उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि वो ठीक से सेटलमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन हमें फॉलो करना चाहिए श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए। पहली, इट इज नेसेसरी
यानी फर्स्ट प्रॉब्लम है इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। यहाँ पर बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ओपिनियन की, ठीक है। तो इस चीज को अभी आप क्लियर करेंगे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो तरह की होती है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ओपिनियन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी because majority and minority opinions are not permanent in democracy। समझ में आया? यानी ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, जिनकी वजह से गवर्नमेंट बन रही, मेजॉरिटी ओपिनियन है, ओपिनियन जो ऐसा ओपिनियन जो अधिकतर लोगों का एक जैसा, ठीक है, ऐसा ओपिनियन जो बहुत सारे लोगों का एक जैसा हो, यानी उनकी ज्यादा मेजॉरिटी हो, ठीक है, उस ओपिनियन की, ठीक है। तो उस मेजॉरिटी ओपिनियन जो जरूरी है, उनके द्वारा जो बनी हुई सरकार है वो माइनॉरिटी ओपिनियंस का भी ख्याल रखे, ठीक है, माइनॉरिटी ओपिनियंस का भी ख्याल रखे, उसको भी साथ में लेकर वर्क करे, ठीक है। क्योंकि जो ओपिनियंस है, मेजॉरिटी ओपिनियंस एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस, ये परमानेंट नहीं होते हैं। कभी जैसे मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट कोई एक कास्ट और रिलीजन की गवर्नमेंट नहीं है, मेजॉरिटी ओपिनियन उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोगों का मत ओपिनियन किसके फेवर में है, बीजेपी के फेवर में है। और यही जो मेजॉरिटी थी कभी किसके साथ होती थी, कांग्रेस के साथ होती थी, ठीक है। तो ओपिनियन चेंज होता रहता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी कोई मेजॉरिटी में है, कभी कोई मेजॉरिटी में है। लेकिन ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का सिस्टम है, देखिए, रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी, ओके। यानी जो मेजॉरिटी का रूल है, यानी मेजॉरिटी ओपिनियंस जिनके साथ है, उनका जो रूल है वो कभी मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब सपोज दैट कोई गवर्नमेंट ऐसी बन जाए जो कम्युनिटी वाइज मेजॉरिटी में हो, जैसे मान लो हिंदू ज्यादा है ना, अब हिंदू सिर्फ हिंदू के लिए ही काम करे, या मुस्लिम, जिन देशों में मुस्लिम गवर्नमेंट है, मुस्लिम देश है, वहां से मुस्लिम के लिए काम करे, क्रिश्चियन के लिए काम करे, यानी और जो कम संख्या में लोग हैं, जो मतलब अल्पसंख्यक है, यानी माइनॉरिटी में है, उनको ध्यान ना दे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो मेजॉरिटी ओपिनियन की गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए, ठीक है। इस चीज को आप क्लियर करके समझ लेना कि मेजॉरिटी ओपिनियन वाली गवर्नमेंट और मेजॉरिटी कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक। तो ये चीज क्लियर हो जाए कि रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, और संप्रदाय के आधार पर कम्युनिटी का रूल, मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं स्थापित होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग मेजॉरिटी, यानी डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी है जब तक ये पॉसिबिलिटी होती है कि हर एक सिटीजन्स को कभी न कभी मेजॉरिटी में आने का मौका मिलेगा, यानी उसकी भी कभी मेजॉरिटी हो सकती है, यानी वो भी मेजॉरिटी ओपिनियन में आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई थी, तमिल स्पीकिंग, सिन्हाला स्पीकिंग और जो भी थे, तो उसमें यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जो है ना एक लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी बना रहे थे और उसको जो माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप थे उस पर इम्पोज करने जा रहे थे, तो इसलिए वहां पे प्रॉब्लम हुई थी श्रीलंका में। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि डेमोक्रेसी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो
हमें लगता है आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप बताइएगा, तो उसको हम और ठीक से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं आपका डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डिग्निटी एंड फ्रीडम्स ऑफ सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे देखते हैं कि क्या डेमोक्रेसी गुड है, बेस्ट है या नहीं है। ये इस चीज का भी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। If we talk about dignity and freedom of the citizens, then we find democracy is good to provide dignity and freedom to its citizen। क्योंकि जो डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे लोगों को इक्वलिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो जेंडर डिफरेंसेस हैं मेल एंड फीमेल में, उनको भी कम करने में डेमोक्रेसी सक्सेस हुई है, ठीक है। कास्ट डिफरेंसेज, रिलीजियस डिफरेंसेज, ठीक है, और इकोनॉमिक डिफरेंसेस तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इकोनॉमिक डिफरेंसेस को कम करने के लिए डेमोक्रेसी में हमेशा जो एफर्ट है वो चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये डिग्निटी और फ्रीडम की अगर बात करें, मान सम्मान और स्वतंत्रता और एक इंडिविजुअल के लिए जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो डेमोक्रेसी में बिल्कुल निश्चित तौर पे 100% लोगों को मिल रही है, ठीक है। डिग्निटी, इंडिया में कुछ कास्ट प्रॉब्लम है जिसको लेके स्ट्रगल चल रहा है, कास्ट को लेके डिफरेंसेज है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब हमको देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है, कुछ विशेष प्लेसेस में भी ऐसे देखने को मिलते हैं, लेकिन विलेज लेवल पे, जैसे कि आप विलेज लेवल पे जाएंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत कास्ट अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये धीरे धीरे सिटीज से, अर्बन एरिया से ये रिमूव हो गया है, इरेडिकेशन हो चुका है इन सब चीज़ों का। तो और लोगों की जो डिग्निटी है इसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने तमाम तरह के एक्ट बना चुके हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल SC/ST एक्ट, जिसके तहत जो लोअर सोशल ग्रुप्स हैं, लोअर कास्ट की कैटेगरी के लोग आते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, जिनके आधार पर उनके साथ भेदभाव करने वालों को, डिस्क्रिमिनेशन करने वालों को पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक जो एक्ट है गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया SC/ST एक्ट, ये जो है कास्ट डिफरेंसेस को कम कर रहा है, ठीक है। और जो लोग इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको इस पूरे चैप्टर की थोड़ा सा समरी बता देते हैं और फिर इसके बाद इस चैप्टर को एंड करते हैं, ओके। Let us see the summary of outcomes of democracy, okay। हम लोग एक बार पूरे चैप्टर की जो समरी है उस पर एक बार नजर डालते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द कंट्री प्रेफर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में बहुत सारी जो देश हैं, अधिकतर कंट्रीज हैं, वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। वो सिर्फ एक ही इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में नहीं रखते, बाकी जो और भी बहुत सारे उसके फायदे हैं डेमोक्रेसी को, उसको ध्यान में रखते हुए लोग जो है डेमोक्रेसी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दूसरी चीज़, जो a democratic government is expected to solve socio-economic and political problems of a country। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अधिकतर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं जो है फिट है और सक्सेसफुल है, तो इसलिए डेमोक्रेसी ही प्रेफर की जाती है। इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय पीपल, कहने का मतलब जो डेमोक्रेसी है सिर्फ ये एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है और चलाई जाती है, ठीक है। उसके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को रन करते हैं, तो इसलिए डेमोक्रेसी
एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, अ गवर्नमेंट हैज टू बी इफिशिएंट, इफेक्टिव, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली होती है, इफेक्टिव होती है, और उसकी जो वर्किंग है यानी जो डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन उसमें काफी ज्यादा एफिशिएंसी होती है, और जो उनके जो डिसीजन होते हैं इफेक्टिव होते हैं सोशल चेंजेज में, इकोनॉमिक चेंजेज में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है यानी जो आंसरेबल होती है, आंसरेबल टू इट्स सिटीजन्स, कोई भी किसी भी डिसीजन के लिए वो आंसरेबल रहेगी, लॉस या प्रॉफिट दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्सिबल, जो लोगों की जो मतलब नीड्स है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक, उनके वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिव रहेंगे, ठीक है। एंड लेजिटिमेट, ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, एक लीगल और वैध गवर्नमेंट होती है। ओके, डेलिब्रेशंस एंड नेगोशिएशन कॉज डिले, जो डेलिब्रेशंस और नेगोशिएशन है विचार विमर्श और बातचीत करके किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम्स को हल करना, उस पर डिसीजन लेना, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी में डिले हो सकता है, ठीक, यानी डिलिब्रेशंस एंड नेगोशिएशन और डिले, बट इट इज नॉट problematic to a democracy because it have a positive aspect, because it decision making by delay acceptable to majority of opinions, majority of citizens, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर, जो भी फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के वो सिर्फ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देखिए डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, देश का, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसके लिए कुछ और भी दूसरे रीजन हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या कितनी है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं हमारे देश में, दूसरे कंट्रीज से हमारे रिलेशंस कैसे हैं, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, ग्लोबल पोजीशन क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। जियोग्राफिक पोजीशन क्या है, हमारे अपने देश की कंट्री जो है, किसी भी कंट्री की जो जियोग्राफिक लोकेशन होती है उस पर भी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डेवलप काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ कंट्री हैं जहाँ पे रिसोर्सेज कम है लेकिन वहाँ ऑयल फील्ड्स बहुत हैं, तेल के बहुत ज़्यादा भंडार है, तो उनकी पूरी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, आगे बढ़ाने में उनका जो ऑयल फील्ड है, तेल है, वही मेजर रोल प्ले करता है, और उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ पे अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इसलिए जियोग्राफिक लोकेशन का महत्व होता है, ठीक। एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की कैसी है, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को सुधारने के लिए क्या क्या मेजरमेंट अपनाए हैं, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजंस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में एक ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उस पर प्रतिभाग करना, डेमोक्रेसी में शामिल होना, जैसे वोटिंग होती है तो बहुत सारे वोट नहीं देते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करने में अपना रोल प्ले नहीं करते, तो इसलिए जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है सिटीजन्स का वो बहुत जरूरी होता है किसी भी डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समरी देखी, तो दोस्तों ये जो हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 कवर किया है, इसमें हमने कोशिश की है कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं और डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं उनके बीच का कंफ्यूजन दूर हो और आप डेमोक्रेसी को ठीक तरह से समझ पाए हो, किस तरह की डेमोक्रेसी में क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, क्यों लोग इनको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं, तो इन सब चीज़ों के आंसर आपको मिल सकते हैं। आप ठीक से इसको एक बार देख लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते जाइएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। तो आज हम जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है इसको यहीं से फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। तो आज यहीं तक और जय हिंद।